Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Nishtha and I am going to teach you chemistry on this platform. So today we are going to start with the new chapter of class +1, that is structure of atom. So what do you mean by structure of atom? Atom ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एटम 9th और 10th स्टैंडर्ड में डाल्टन्स की थ्योरी पढ़ी थी हमने 9th स्टैंडर्ड में. उसमें बताया था डाल्टन्स ने दैट एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट मैटर. एनी मैटर अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम. उसके बाद काफी सारे साइंटिस्ट और आए, उन्होंने एटम्स की प्रॉपर्टीज उनके बारे में डिस्कवर किया, उसके बारे में पढ़ा और फिर क्या डिसाइड किया दैट एटम इज नॉट इंडिविजिबल. इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा. So according to Dalton's, the atom was indivisible. That was failed, but when the other scientists discovered that atom can be divided further into various subatomic particles. So कौन कौन से subatomic particles discover किए साइंटिस्ट ने? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. बेसिकली ये तीन किए, ठीक है. बट वो कैसे डिस्कवर हुए, कैसे पता लगा साइंटिस्ट को कि इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है? किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई? We will discuss that. Before that, what do you mean by subatomic particles? Definition is, what do you mean by subatomic particles? That the particles which are present inside the atom, that the atom is made up of which small particles that are called subatomic particles. For example, electrons, protons, neutrons, etc. So बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की. सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया, दैट इज फैराडे. फैराडे ने क्या किया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स बनाई, ठीक है. कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स के साथ उसने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए. अब उसने और सारे साइंटिस्ट ने इस कैथोड रे ट्यूब्स को फर्दर यूज किया फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले कौन सा पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था, दैट वाज इलेक्ट्रॉन. सो अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में सबसे मेन जो साइंटिस्ट जिसने काम किया दैट वाज जे थॉमसन. जे थॉमसन और भी बड़े साइंटिस्ट थे, जैसे प्लकर था, क्रोक्स था, फैराडे था. ये सारे साइंटिस्ट ने काफी सारी थियरीज की, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कैथोड रे ट्यूब्स को लेके, जिससे बाद में एट लास्ट क्या हुआ, डिस्कवर हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन थी दैट वाज ऑफ जे थॉमसन. तो हम पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे? अब देखो, फैराडे ने ये कैथोड रे ट्यूब्स बनाई. अब इन ट्यूब्स में बेसिकली है क्या, इन ट्यूब्स में यहाँ पे एनोड और कैथोड, यहाँ पे उनको अटैच कर लिए. ये दो मेटल प्लेट्स ली, ठीक है. सपोज दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड. अब उसने क्या किया, इस कैथोड रे ट्यूब में गैस डिस्चार्ज, कोई गैस लेते हैं, सपोज हीलियम या नियॉन, कोई ऐसी इनर्ट गैस लेते हैं. तो इस गैस का जो प्रेशर है दैट वाज रिड्यूस्ड टू 0.01 mm, या उसको 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं. मतलब उसका प्रेशर जो है हमने रिड्यूस करवा दिया, ठीक है. उसके बाद देन द इलेक्ट्रोड्स आर अप्लाइड विद द हाई वोल्टेज. हाई वोल्टेज हमने अप्लाई की, कितनी? नियर अबाउट 10,000 वोल्ट्स द वोल्टेज अप्लाई की. हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, तो दो कंडीशंस लगाई, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज. तो जब ये लगाई तो क्या देखा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे इनविजिबल रेज जो है वो पास होनी स्टार्ट हुई, ठीक है. बट आफ्टर सम टाइम्स दीज रेज गॉट डिसअपियर, बट ग्लो जो था बीच में ग्लो करना स्टार्ट हो गया, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ गैस गेट एक्साइटेड. वो एक्साइट हुए, वो ग्लो करने स्टार्ट हुए. बट आफ्टर सम टाइम द ग्लो रिड्यूसेस, वो खत्म होता गया. बट
अगर यहाँ पे एक परफोरेटेड एनोड लेते हैं, परफोरेटेड एनोड का मतलब क्या होता है, दैट एनोड जिसमें छोटे छोटे होल्स हो। परफोरेटेड एनोड ले लिया हमने यहाँ पे प्लेट, अब ये इनविजिबल रेज जो होंगी इसमें से पास होंगी, ठीक है, और इसके पीछे हमने एक ग्लास वॉल लगाई एंड दैट ग्लास वॉल इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो है दैट इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल, कि जब इसके ऊपर कोई चीज कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। सो इसके पीछे एक ग्लास वॉल लगाई जिसके ऊपर कोटिंग इसकी की जिंक सल्फाइड मटेरियल। नाउ व्हाट हैपेंस, the particles, the invisible ray started moving and it passes through this perforated anode। और जब इसमें से पास हुई और वो स्ट्राइक कहाँ की, ग्लास वॉल पे, एंड दैट ग्लास वॉल स्टार्टेड ग्लोइंग, और वो कैसा ग्लो आया, ग्रीनिश ग्लो आया। अब पहले क्या हुआ, पहले बीच में ही इनविजिबल रेज थी, ठीक है, इनविजिबल रेज बीच में थे, हम उनको देख नहीं सकते थे, बट जब हमने यहाँ पे परफोरेटेड एनोड ले लिया, परफोरेटेड एनोड के थ्रू ये पास हो गई और जाके ग्लास वॉल पे ये स्ट्राइक की, दैट वाज कोटेड विद जिंक सल्फाइड, तो वो ग्लो करना। इट मींस यहाँ से कोई पार्टिकल्स निकले, ठीक है, कोई रेज निकली जो यहाँ पे आके स्ट्राइक की, ठीक है, तो ये यहाँ से निकली, कहाँ से, कैथोड से, तो इन रेज को नेम दे दिया गया क्या, कैथोड रेज। क्या नेम दे दिया गया, कैथोड रेज। नाउ सी, कैथोड इज नेगेटिव है बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो नेगेटिव चार्ज से ये निकली, तो इट मींस इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सो यहाँ से पता लगा कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, कैथोड रेज के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से ये कैथोड रेज पास हुई, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। So you know that like charges repel each other and unlike charges attract each other. So that's why the cathode rays are negatively charged. They will attract towards the positive charge because they are unlike charges. Unlike charges will attract each other. So ये दोनों आपस में attract होंगे तो ये इधर move करेंगे। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी, इन cathode rays के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। So this was the experiment that was done for the discovery of electrons. अब हम पढ़ेंगे कि इन कैथोड रेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इसके आगे कोई चीज या कोई पार्टिकल या कोई बॉडी ना आए, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। सेकेंड, बिकॉज दीज आर जनरेटेड फ्रॉम कैथोड, so that is why these are named as cathode rays, and due to negative charge of cathode they are also having negative charge particles that are called electrons. Second point. Third is they show mechanical effect also. Mechanical effect means अगर हम यहाँ पे रास्ते में कोई टर्बाइन या कुछ लगा देते फैन टाइप, तो जब ये पार्टिकल्स मूव करेंगे ये फैन घूमेगा, इट मीन्स ये मशीन को वर्क करने में भी हेल्प करेंगे। So this will show the mechanical effect. Also, the cathode rays when strike to certain metals, different metals like tungsten, tin, etc., it will produce X-rays also. ये X-rays भी produce करेंगे, और ये penetrating effect भी show करती है। Penetrating effect क्या होता है, suppose कोई particle या कोई body है, उसके through ये अगर pass करेंगी तो अंदर तक उसके penetrate करेंगी। So that's why these rays shows penetrating effect. Also, when it strike with the photographic plate, it will start glowing. Glow करनी start होगी तो photographic effect भी ये show करेगी। So these are the main characteristics which these particles, these cathode rays shows. Clear? So various characteristics of these cathode rays we have discussed now. Now next is charge to mass ratio. अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स तो डिस्कवर हो गए, अब आगे फर्दर क्या डिस्कवर होना था कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज है या कितना उनका मास है। तो उसको डिस्कस करने के लिए एक रेशियो दी गई, दैट वाज चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो।
अब चार्ज टू मास रेशियो के लिए सबसे पहले थॉमसन ने क्या किया, चार्ज का सिंबल है स्मॉल ई, मास का सिंबल है स्मॉल एन। उसने देखा कि कितने जो कैथोड रेज हैं कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है इन इलेक्ट्रिक फील्ड या इन मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग उसने डिटेक्ट किया कि इसकी चार्ज ओवर मास रेशियो कितनी होनी चाहिए, दैट इज 1.75 समथिंग इंटू 10⁻11। ऑलमोस्ट इतनी इसकी क्या होनी चाहिए, चार्ज ओवर मास रेशियो। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, मास का यूनिट क्या होता है, पर केजी। सो ऑलमोस्ट 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी इसका क्या होना चाहिए, चार्ज बाय मास। ठीक है, ये थॉमसन ने बोल दिया। ठीक है, बट इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, दैट वाज मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसने किया। उसके थ्रू उसने क्या कंक्लूड किया, he concluded that the charge, overall charge on the particle or on a matter depends upon the number of electrons, that is Q is equal to N into E। क्या, सो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ गई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास। अब चार्ज आ गया, E ओवर M आ गई, सो वी कैन फाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, E ओवर M हमारे पास है, E की वैल्यू है। सो अगर E ओवर M हम लगाएं 1.75 इंटू 10⁻11, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन M इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11। M निकालना है, हम उधर ले गए। सो क्या आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 upon 1.75 into 10⁻11. So when you calculate this, it will approximately come out to be 9.1 into 10⁻31 kg. This is the mass of electron. तो ये क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन हमारा डिस्कवर हो गया। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के बाद सेकेंड पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ था, दैट वाज प्रोटॉन। अब प्रोटॉन में हमने देखना है कि प्रोटॉन में कैसा चार्ज है। अब उन्होंने क्या किया, जैसे हमने कैथोड रे ट्यूब इसके लिए लगाई थी इलेक्ट्रॉन के लिए, सिमिलरली प्रोटॉन के लिए लगाई। तो क्या देखा कि जब हम एनोड से देखते हैं, और कैथोड हमने एनोड की जगह ले लिया, एनोड हमने कैथोड की जगह ले लिया, तो उन्होंने क्या देखा कि जब हम एनोड से देखते हैं वहां से भी कोई इनविजिबल रेज निकल रही। ठीक है, वहां से भी कोई इनविजिबल रेज निकल रही हैं, और वो किधर जा रही हैं, कैथोड की तरफ। और वो किधर जा रही हैं, कैथोड की तरफ। इट मींस एनोड से भी कोई पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब वो पार्टिकल्स एनोड से निकल रहे हैं, इट मींस उनके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो उन रेज को उन्होंने नेम दे दिया एनोड रेज और कैनाल रेज। सो सेकेंड चीज क्या पढ़ रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए सेम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, और क्या नोटिस किया, अब पहले हमने क्या किया था, परफोरेटेड एनोड लिया था, उसके पीछे ग्लास वॉल लगाई। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड लिया, उसके पीछे ग्लास वॉल लगाई। तो क्या देखा, जो एनोड से इनविजिबल रेज निकल रही थी वो भी स्ट्राइक की और वो भी ग्लो क्रिएट कर रही। इसका मतलब कि पार्टिकल्स एनोड में से भी निकल रहे हैं। तो उन पार्टिकल्स को क्या, उन रेज को क्या नेम दे दिया, एनोड रेज और कैनाल रेज। अब ये किसके बीच में से, किस में से निकल रही है, एनोड में से। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकल के किधर जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसलिए इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सो दिस वाज डन फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। नाउ नेक्स्ट, अब हमने क्या डिस्कवर करना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट जो हमने कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसमें जो पार्टिकल्स का नेचर था, दैट वाज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। कि गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, जस्ट वो पार्टिकल्स का अपना ही एक नेचर था। बट जो इन केस ऑफ एनोड रेज है, उस केस में जो पार्टिकल्स का नेचर है, दैट विल डिपेंड्स टोटली ऑन द नेचर ऑफ द गैस। Why?
For example, we are taking helium. gas. अब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जब निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? हीलियम 2 पॉजिटिव. तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन्स रह गए ना. सो जो प्रोटॉन्स होंगे उसका नेचर गैस के नेचर के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा. सिमिलरली अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन ही रह गया ना, सिर्फ एक ही प्रोटॉन रह गया. सो मतलब यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द properties of the anode rays will depend totally upon the nature of the gas. Nature of gas पे ये totally depend करेंगे. और जो चार्ज ओवर मास रेशियो है that will also depend upon. क्यों? क्योंकि मास चेंज होगा. जब मास चेंज होगा तो गैस, अब इस गैस का मास डिफरेंट है, इस गैस का मास डिफरेंट है. तो जब नेचर पे डिपेंड करिए इट मीन्स ई ओवर एम रेशियो इसकी कांस्टेंट नहीं आएगी. जैसे उसकी आ रही थी 1.7, इसकी जो वैल्यू है दैट विल डिपेंड अपॉन द गैस विच वी हैव टेकन इन द कैथोड रे ट्यूब. सो फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन को लेके चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन का मास अगर H पॉजिटिव आयन का, सो सिंपली जो ये कैथोड एनोड रेज हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन. ये सिंपली है क्या? पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस हैं. मींस उन गैसियस आयंस के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स. तो अब जो सिंपलेस्ट प्रोटॉन है, सबसे छोटा प्रोटॉन जिसका मास किसके इक्वल होगा? सबसे छोटा एटम कौन सा? हाइड्रोजन ही है ना. सो हाइड्रोजन का मास विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए. अगर H के ऊपर +1 ले ले, इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पीछे क्या बच गया? प्रोटॉन. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, बट बिल्कुल इक्वल नहीं होता, नियरली इक्वल होता है. ठीक है. सो स्मॉलेस्ट प्रोटॉन का एटम हम कौन सा कंसीडर कर सकते हैं? हाइड्रोजन. और अगर हम कोई फंडामेंटल यूनिट लेके चले तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में उसकी डिफ्लेक्शन जो है दैट विल आल्सो चेंज. और अगर हम बात करें इनके नेचर की तो इनका मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में नेचर जो होगा दैट विल बी टोटली ऑपोजिट टू द नेचर ऑफ कैथोड रेज. जो हमने कैथोड रेज का नेचर किया उससे पूरा का पूरा ऑपोजिट होगा, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज ही ऑपोजिट है. अब हम बात करते हैं इसके ई ओवर एम रेशियो की. इसकी ई ओवर एम रेशियो क्या है? सपोज इसकी ई ओवर एम रेशियो इज 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर केजी. अगर हम हाइड्रोजन गैस लेके चलते हैं तो अगर हाइड्रोजन गैस लेके चलते हैं तो उस केस में इतनी आती है. और E की वैल्यू जो है चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो सेम रहेगी. जो हमने Q इज इक्वल टू NE वाला न्यूलिकन एक्सपेरिमेंट किया था उसमें था इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये नेगेटिव होगा, और प्रोटॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ पॉजिटिव होगा. तो मतलब वैल्यू तो सेम आ गई. तो E की वैल्यू हमारी ये आ गई. सो अगर हम यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन निकालना चाहे निकाल सकते हैं. E ओवर एम इज इक्वल टू 9.58 इंटू 10⁻⁴. अब E की वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे. So what will be the mass? Mass will be equal to 1.6 into 10⁻⁹ upon 9.58 into 10⁻⁴. तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 1.67 into 10⁻⁻27 kg. So mass of proton जो है वो इतना है 1.67 into 10⁻⁻27 kg. So what is a proton? Proton is a fundamental unit that is a subatomic particle of an atom having positive charge. Clear? So it is having positive charge. अगर हम इसके mass of electron को compare करें तो you can see this mass is more as compared to this because it is having 10⁻31 value
that is very very small. So mass of the electron is almost negligible as compared to the mass of proton. तो हम एटम का मास जो है मेनली प्रोटॉन के बेस पे डिस्कस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को निग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल. सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. अब प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, बट कुछ साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, क्या चेक किया कि जो मास ऑफ एटम है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल आना चाहिए ना. अगर किसी एटम में सिर्फ यही दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो इन दोनों के मास का सम मास ऑफ एटम के सम के इक्वल आना चाहिए ना. बट इट डिडंट कम सेम, ये सेम नहीं हुआ. इसका मतलब कि कोई और पार्टिकल भी है इसके अंदर प्रेजेंट. तो वहां से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया कि इसके अंदर कोई और पार्टिकल भी है. अभी किसने किया था, चैडविक. सो सबसे पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी में कौन हेल्पफुल था, जे थॉमसन. सेकेंड, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने. एंड थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, न्यूट्रॉन को. दैट वाज डन बाय चैडविक. अब चैडविक ने ये चीज नोटिस की कि मास ऑफ एटम मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं है. इट मींस यहाँ पे एक न्यू पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन. एक और पार्टिकल है, पर अगर इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा तो हमने अभी डिस्कस किया कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सिर्फ साइन का फर्क है ना, है तो यही. जब ये सेम चार्जेस के हैं तभी ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल आता ना. एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, बट यहां से ये चीज पता लगी, इस पार्टिकल का चार्ज कोई नहीं है. क्या है, मास है. मास है बट चार्ज कोई नहीं. सो न्यूट्रॉन का हम लेके चलते हैं चार्ज इज 0 बट मास इज नॉट 0. मास इसका कुछ ना कुछ डिफाइन किया है. सो चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जिससे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई. क्या किया, बेरिलियम का एटम लिया, उस पे अल्फा पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं हीलियम को स्ट्राइक करवाया. तो प्रोडक्ट में देखो 9 + 4 13 मास बनना चाहिए, पर बना के आप 12 मास और नीचे 6 बन गया. इट मीन्स चार्जेस तो सेम रहे ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर विल डिसाइड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो तो सेम रहे, इधर भी 6 थे इधर भी 6 रहे, बट द मास इज डिफरेंट. एक मास रह गया. तो वो मास कौन से डिराइव हुआ, किसका था, न्यूट्रॉन. सो एक्चुअल मास ऑफ द न्यूट्रॉन जो है दैट इज इक्वल टू 1.6749 into 10⁻⁻24 grams और 1.6749 into 10⁻⁻27 kilograms. So almost न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के इक्वल है. ऑलमोस्ट इक्वल है, वो भी 1.67 था, पर आगे पॉइंट के बाद कुछ चेंजेस हैं. बट अप्रोक्सीमेटली द मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एटम है उसका सारा का सारा मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में दो चीजें प्रेजेंट है. क्या क्या, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन. सो इन दोनों के मास का जब सम करेंगे तो ऑलमोस्ट मास ऑफ द एटम के सम के इक्वल आए. तो यहां से हमने क्या क्या चीजें डिराइव कर ली, तीनों चीजों की डिस्कवरी कर ली. अब तीनों की क्या क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स तीनों हमने जो डिस्कस किए उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कस किए, फर्स्ट वाज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाज प्रोटॉन, थर्ड वाज न्यूट्रॉन. ये तीनों चीजें हमने कर ली. ठीक है, अब ये तीनों का हमने क्या क्या चीजें की, सिंबल. सबसे पहले हम इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स के क्या क्या चीजें देखेंगे. सिंबल, देन एब्सोल्यूट चार्ज,
चार्ज, एक्चुअल चार्ज जो है उसका, मास क्या है, ये सारी चीजें हम इसकी टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे. सो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो है दैट इज ई. प्रोटॉन का सिंबल स्मॉल p एंड न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल n. अब न्यूट्रॉन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया. प्रोटॉन मास तो 1 के इक्वल है, बट इसका जो चार्ज है दैट इज +1. इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1. अब इसका मास अप्रोक्सीमेटली 0 है, इसलिए हमने इसको 0 से रिप्रेजेंट किया. सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स. अब एब्सोल्यूट चार्ज की बात करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया. इलेक्ट्रॉन के लिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, इसके लिए प्लस और इसके लिए 0. सो दिस वाज द एब्सोल्यूट चार्ज. अब ये चार्ज हम कौन सा डिस्कस करने लगे हैं, रिलेटिव चार्ज, कि इनका आपस में एक दूसरे के लेके क्या चार्ज. इलेक्ट्रॉन का -1 लेते हैं, प्रोटॉन का +1 और इसका 0. क्लियर. नाउ मास पर केजी. केजी में अगर हम मास डिस्कस करें, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, 1.67 इंटू 10⁻27 kg. अब ये मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का किससे डिफरेंट है. न्यूट्रॉन का है 1.6749 और ये है 1.6772. ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, सॉरी 72 नहीं 62. सो हम लोग यही लेके चलते हैं ऑलमोस्ट. So this mass is almost same, that is mass of proton and mass of electron. और यहाँ पे हमने 1 मास लिया. सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम मास कंसिडर करें, 1 लेके चलते हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन में. पोजीशन इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में इनकी पोजीशन कहाँ है, या पोजीशन इन एटम बारे में डिस्कस करने. सो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आउटसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है. दिस इज इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दिस इज ऑल्सो इनसाइड द न्यूक्लियस. So these are the various properties of these fundamental particles, that is electrons, protons and neutrons, जो हमने आज डिस्कस करी. So इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर होने के बाद डिफरेंट एटम्स के मॉडल आए. अब एटम्स की डिस्कवरी, एटम को क्या कहते हैं, एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो चीजें डिस्कवर हुई, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे. Till then, thank you so much for watching my video. If you have liked it, please do subscribe my channel and share it with your friends also. If you have any query related to the topic, you can send me in the comment box. Till then, thank you so much for watching. Keep subscribing, keep liking.